नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी मध्यकालीन भारत की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के एक और महान राजा के बारे में, जिसका नाम है अकबर, जिसका शासनकाल रहता है 1556 से लेकर 1606 ईस्वी। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हम सूर साम्राज्य के बारे में देख चुके हैं कि किस प्रकार से हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी जो है वो सूर साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी आते हैं इस्लाम शाह, आदिल शाह, और फिर उसका प्रधानमंत्री होता है हेमू। हेमू को हरा दिया जाता है, इतना हमने देख लिया था। उसको हराने के बाद में किसका साम्राज्य बनता है वो आज हम देखने वाले हैं। और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, एक अवसर की तरह लेना कि जो गलतियां आपने पिछले साल करी हैं वो इस साल मत करना, और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी गोल्स आपने सेट करें उस पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो हम देख रहे थे अकबर के बारे में आज, है ना। अकबर का जन्म होता है हमीदा बानो के गर्भ से। हमीदा बानो कौन थी? हमीदा बानो अकबर की माँ। और अकबर का जन्म उस टाइम पे होता है जब हुमायूं इधर से उधर भटक रहा होता है। जब हम देख रहे थे हुमायूं के बारे में, तब भी हमने देखा था कि किस प्रकार से चौसा के युद्ध में, फिर कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जो है वो एक भगोड़ा बन जाता है, और भगोड़ा होने के बाद में इधर उधर वो भटकता रहता है ना। फिर वो अमरकोट का राजा उसे शरण देता है। उसके बाद वो ईरान के राजा के पास जाता है, शाह तहमास्प जो है वो उसको शरण देता है। तो उस टाइम पे इसका जन्म होता है अकबर का 1542 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो बचपन होता है अकबर का वो गुजरता है, इसके जो चाचा होते हैं अस्करी और कामरान, है ना, उसके यहाँ इसका जो है जीवन बीतता है। और इसी वजह से जो है अकबर बचपन में पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि बचपन में ही जब ये छोटा होता है तभी इसके सर से इसके बाप का साया उठ जाता है, और भगोड़ा रहता है इसका बाप जब ये छोटा रहता है उस काल में, इसलिए ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। परंतु सैनिक और प्रशासनिक कार्यों की शिक्षा तो ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है। 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में हुमायूं ने इसको गजनी का गवर्नर नियुक्त किया था मुनीम खां के संरक्षण में। देखिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही इसे गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था गजनी का। किसके द्वारा? इसके बाप हुमायूं के द्वारा। और हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद में, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में, उस काल में, तो बैरम खां जो इसका संरक्षक होता है, बैरम खां के बारे में भी जानेंगे थोड़ा और। बैरम खां जो है वो कालानौर, जो कि गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है, वहीं पर जैसे ही मृत्यु की खबर आती है 1556 ईस्वी को ही, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया जाता है बैरम खां की देखरेख के अंदर, ठीक है। करता कौन है? मिर्जा अबुल कासिम। ये पीसीएस वगैरह में ऐसा पूछ सकता है कि कौन जो है उसका राज्याभिषेक करता है। वैसे यूपीएससी में ये काम का नहीं है, तो इसका राज्याभिषेक उसी वक्त कर दिया जाता है। और इधर जो है दिल्ली में जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, तो दिल्ली पर कब्जा वापस कौन कर लेता है? जो हेमू जो होता है, यानी सूर साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो वापस से दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद में भाई अकबर भी अभी छोटा है, और बैरम खां और अकबर को फिर भाग जाने की सलाह दी थी जो भी अमीर लोग, जो सरदार लोग हुआ करते थे उनको, कि काम करो आप तो गजनी भाग जाओ। परंतु इन्होंने एक चांस लिया, ये लोग गजनी नहीं भागे और ये लोग वापस आके लड़ते हैं। ये मुग़ल सेना जो है बैरम खां और अकबर के नेतृत्व में, ये जो मुग़ल सेना है वो दिल्ली की तरफ कूच कर जाती है ना, ठीक है। अब दिल्ली की तरफ कूच होगा तो यहाँ पर होगा पानीपत का दूसरा युद्ध। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा था 1526 ईस्वी में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। अब यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध, यहाँ पर कौन आ जाएगा? नया पेज ले लें हम लोग। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है इसमें आ जाएगा, एक तरफ तो अकबर, है ना, वर्सेस हेमू, है ना। इधर होता बैरम खां, इसका संरक्षक सेनापति, और ये हेमू सेनापति होता है सूर साम्राज्य का, है ना। इन दोनों के बीच में 1556 ईस्वी में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब होता क्या है कि देखिए, सूर साम्राज्य की सेना होती है ज़्यादा और अकबर की सेना होती है कम। हेमू खूब सारी सेना लेके आता है और ऑलमोस्ट हरा ही देता है हेमू, है ना। अकबर की सेना हारने ही वाली होती है, परंतु ऐन वक्त पर लास्ट में हेमू की आंख में तीर लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है और ये वापस दिल्ली को जीतने में सक्षम हो जाते हैं। कौन? मुग़ल साम्राज्य वाले। तो इस प्रकार से वापस जो है अकबर के नेतृत्व में या बैरम खां के नेतृत्व में
मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। किसको हराकर? हेमू को हराकर। हेमू कौन था? सूर साम्राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये जीत जाता है ना। यही हम यहाँ पर दिखाया गया, ये 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है। अब बैरम खां और अकबर जो है इसके नेतृत्व में, अकबर के नेतृत्व में वापस से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में जो है धीरे धीरे वो जो लोग जो थे वापस, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उनको वापस जीतना शुरू करते हैं। देखिए बैरम खां जो है, बैरम खां बड़ा विश्वास पात्र आदमी होता है। किसका? अकबर का। अकबर को यही प्रशासनिक शिक्षा पूरी यही देता है। जब ये छोटा होता है तभी इसका बाप तो मर ही जाता है। तो इसका एक संरक्षक के तौर पर आप ये समझ लीजिए कटप्पा की भूमिका में था। ये बाहुबली में जिस प्रकार से कटप्पा की भूमिका थी ना, उस प्रकार से कटप्पा की भूमिका में ये होता है। बहुत ही विश्वास पात्र वफादार ये होता है। इसकी हालांकि बाद में आगे जाके गत जो है वो बुरी होती है, कोई बात नहीं, पर ये बड़ा ही वो होता है, विश्वास पात्र होता है। अगर ये चाहता तो उस टाइम पे अकबर को मार के खुद राजा बन सकता था, इसके पास इतनी पावर भी थी। हालांकि इसके भी अलग अलग वो है कि हाँ नहीं बन सकता था, क्योंकि जो तैमूरी वंश है उसकी सत्ता सब स्वीकार करते थे, दूसरे किसी आदमी की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो सबसे पहले जो है हेमू की मृत्यु के बाद में बैरम खां किस पे हमला करता है? मेवात पर। तो मेवात को ये जीत लेता है और वहाँ से इसको बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है। उसके बाद होता है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी बच जाता है एक और। तो सिकंदर सूरी जो है उसको भी हरा दिया जाता है बैरम खां के नेतृत्व में वापस। तो देखिए अब शुरू वालों में जहाँ तक है बैरम खां हर चीज़ का नेतृत्व करता रहता है। इस प्रकार से अजमेर, जौनपुर और ग्वालियर पर भी अधिकार कर लेता है बैरम खां। उसके बाद में आता है पेटीकोट शासन। होता है पेटीकोट शासन क्या होता है? देखिए बैरम खां जो है, जब तक बैरम खां यहाँ रहता है तब तक बैरम खां के नेतृत्व में सारा काम हुआ करता है। पर बैरम खां के एक विपक्ष में आप देखें तो एक और औरत थी, महाम अनंगा। ये महाम अनंगा कौन थी? ये धाई माँ थी। धाई माँ किसकी? अकबर की। तो ये अकबर की धाई माँ हुआ करती थी। तो बैरम खां जो है, अकबर और बैरम खां के बीच में विवाद हो जाता है। उसकी वजह से बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दे दिया जाता है, परंतु मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर जब ये मक्का जा रहा होता है तो इसे रास्ते में ही इसका कत्ल कर दिया जाता है बैरम खां का। और बैरम खां का ही पुत्र होता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना शायद आप नहीं पहचाने, मगर रहीम दास जी को आप पहचानते होंगे। तो वो रहीम दास जी जो थे वही थे अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम दास जी, और ये बेटे हुआ करते थे बैरम खां के। फिर देखिए जैसे ही बैरम खां की मृत्यु हुई तो दरबार जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है? दरबार आ जाता है महामनंगा के इन्फ्लुएंस में। यानी अब जो है हरम की जो औरतें हुआ करती थी उनके इन्फ्लुएंस में, उनके हस्तक्षेप में आके दरबार की कार्यविधियाँ चलने लगती है। पहले बैरम खां के हस्तक्षेप से चलती थी, इसलिए इसको कह दिया गया पेटीकोट शासन, है ना। तो पेटीकोट शासन से अर्थ है कि दरबार में जो हरम की औरतें थी उनका, और ख़ास तौर से महामनंगा जो धाई माँ थी अकबर की, उसके हस्तक्षेप से जो दरबार की गतिविधियां चलने लगी उसे क्या कह दिया? उसे कह दिया पेटीकोट शासन। तो ये जो लिखा है ना पेटीकोट शासन, वही पेटीकोट शासन इसका अर्थ है। 1560 से लेके 1542 ईस्वी तक ये काल चलता है। थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, इसलिए इसको पेटीकोट शासन का नाम दे दिया जाता है। आगे चलें। देखिए ये एक सीरियल आता था, उसमें ये थे बैरम खां का रोल। और ये देखिए ये है महामनंगा, ये अकबर के पास में, एकदम दरबार के पास में बैठी है, सिंहासन के पास में, और ये सलाह देती रहती है। तो इसे ही कहते हैं पेटीकोट शासन। ठीक है। अब अकबर के टाइम पे कुछ विद्रोह होते हैं, उन विद्रोह के बारे में हम देख लेते हैं। हालांकि अपनी एग्जाम की दृष्टि से उतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनेंगे या तो प्रशासनिक जो शब्दावलियाँ हैं उनसे, या तो इनके आर्ट एंड कल्चर के जो काम हुए उनसे इनके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि जो अपना दिल्ली सल्तनत है वहाँ से इन राजाओं के बारे में भी डीप में क्वेश्चन यूपीएससी में बने हैं आज तक, अगर यूपीएससी का ट्रेंड देखें तो। फिर भी हम टू बी सेफ देख लेते हैं। ठीक है। तो उज्बेकों का विद्रोह देखते हैं सबसे पहले। उज्बेक क्या हुआ करते थे? ये पुराने अमीर हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के, जिसमें जैसे अब्दुल्ला खां हो गया, खान जमा हो गया, आसफ खां हो गया, बहादुर खां हो गया, इब्राहिम खां हो गया। इस प्रकार के लोग जो थे ये लोग विद्रोह कर देते हैं। तो 1564 ईस्वी में अब्दुल्ला खां जो होता है वो विद्रोह कर देता है अकबर के विरुद्ध। उसके बाद में और दूसरे जो उज्बेक सरदार होते हैं वो भी आके उससे
मिल जाते हैं। और जैसे कि 1565 ईस्वी में खान जमा जो था, यानी उसे अली कुली खां भी कहते थे, ये देखिए अली कुली खां से कहते हैं, ये भी विद्रोह कर देता है और वो भी आसफ खां से जाकर मिल जाता है, ठीक है ना। फिर अकबर ने खान जमा के विरुद्ध अकबर सेना भेजता है, और परंतु मुगल सेना को हार का सामना करना पड़ता है। और परंतु अगली बार जो है अकबर चाहता है खुद की, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, मैं जाता हूँ और मैं इस बार जो है काम इनका करके आता हूँ। परंतु जो है बीच में अकबर का भाई होता है हकीम मिर्जा जो है वो बीच में थोड़ा परेशानी खड़ी कर देता है, उसकी वजह से इस अभियान को स्थगित करना पड़ जाता है। बाद में अपने भाई से पहले ही निपटता है अकबर, और उसके बाद में जो है उज़्बेकों पर हमला करा जाता है, और ये जो खान जमा था अली कुली खान जमा, ये इसको मार दिया जाता है। इस प्रकार से उज़्बेक जो है उन लोगों का विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। फिर है मिर्जा का विद्रोह। मिर्जा लोग कौन हुआ करते थे? देखिए, ये मुग़ल जो थे, इनके अगर हम देखें वंशज, पहले जो पुराने इनके बड़े बूढ़े हुआ करते थे, वो मिर्जा का ही उपाधि धारण किया करते थे। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था ना, उमर शेख मिर्जा। हाँ, तो ये इन्हीं के भाई बंधु हुआ करते थे, यानी अकबर के जो भाई बंधु हुआ करते थे ना परिवार वाले, वो मिर्जा लोग थे। ये लोग अकबर के संबंधी हुआ करते थे, तो ये कहते थे कि भाई हम बादशाह है, उसके संबंधी हैं, तो हम लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए। और अकबर ये चाहता था कि भाई मैं किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दे रहा हूँ, यानी ये विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। कुल मिला के बात ये समझो जैसे कि आज बिहार मांगता है, तो ये किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं था कि भैया हमारे संविधान में तो ऐसा कोई विशेष राज्य का दर्जा वाली बात है ही नहीं है। इसलिए ये लोग विद्रोह कर देते हैं, परंतु इनके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। फिर देखिए बंगाल और बिहार में विद्रोह हो जाता है। बंगाल और बिहार तो हमेशा किसी भी राजा हो उसके काल में विद्रोह करते ही करते हैं, क्योंकि ये दूर पड़ते हैं राजधानी से, ठीक है। परंतु टोडरमल की सहायता से मुगल सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया था। टोडरमल कौन था? तो टोडरमल जो है एक राजा हुआ करता था, और ये राजा था मुगल जो दरबार था उसके नवरत्नों में से एक। उसके बाद अफ़गान और जो बलूची लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं, तो उनके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। और इसी विद्रोह के चलते जो है बीरबल की हत्या कर दी जाती है। बीरबल है ना, महेश दास, ये भी एक दरबारी हुआ करता है नवरत्नों में से, किसका? अकबर का, ठीक है। पर राजा टोडरमल और राजा मानसिंह जो है, इसने मिलकर विद्रोह को ये लोग दबा देते हैं, ठीक है। तो मिर्जा का विद्रोह हो गया, उसको दबा दिया गया। बंगाल और बिहार का विद्रोह हुआ, उसको दबा दिया गया। अफ़गान और बलूचियों का विद्रोह हुआ, उसको दबा दिया गया, ठीक है। और इधर उज़्बेक लोगों का विद्रोह हुआ था, उसको भी दबा दिया गया। अब जो है ये तो चलो हमने देख लिया कि कोई दूर का भाई बंधु है वो विद्रोह कर रहा है, या कोई जो सामंत है वो विद्रोह कर रहा है, कोई राजा है अधीनस्थ वो विद्रोह कर रहा है। अब देखिए घर में ही राजनीति शुरू हो गई, घर है वहीं पे विद्रोह शुरू हो जाता है। शहजादा सलीम जो होता है, जो आके जाके राजा बनता है जहांगीर के नाम से, जहांगीर के नाम से जो राजा बनता है, वो शहजादा सलीम जो है वो विद्रोह कर देता है। वो बादशाह की बात जो है वो मानता नहीं है, यानी जो आज्ञा होती है बादशाह की उसका ये विरोध करने लगता है। 1599 ईस्वी में ये अजमेर से इलाहाबाद चला जाता है और वहाँ जाके अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। कौन? ये शहजादा सलीम। इसको भेजा जाता है अजमेर कि बेटा तू अजमेर जा, अजमेर जाके शासन कार्य संभाल। परंतु ये अजमेर से कहाँ चला गया? बिना बापू को बताए इलाहाबाद चला जाता है, ठीक है। फिर 1602 में अकबर ने सलीम को समझाने का प्रयास किया कि बेटा मान जा, ऐसा काम मत कर। और इस दौरान क्या कर दिया, अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में एक इसका नवरत्न हुआ करता था, इतिहासकार था अबुल फजल, जिसने लिखी है आईने अकबरी, तो वो जो है उसको मरवा दिया जाता है। ये वीर सिंह बुंदेला जो है उसको भेजता है सलीम कि जाए इसको टपका दे, तो अबुल फजल को मार दिया जाता है इसी विद्रोह के दौरान। फिर इसको लगता है कि नहीं भाई बात तो नहीं चलेगी, बापू ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये वापस आगरा आता है, बापू से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता है। अब बाप भी माफ़ कर देता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चहेता बेटा जो था अकबर का वो एक सलीम ही हुआ करता है। अकबर ने फिर उसे मेवाड़ को जीतने के लिए भेजा कि भाई जा तुम मेवाड़ को जीत का। मेवाड़ कौन? वही राणा सांगा वाला है ना, मेवाड़, वही राणा सांगा वाला मेवाड़, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, उसको जीतने के लिए भेजा जाता है। परंतु फिर इसको डर लगता है, भाई मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं नहीं लड़ूंगा महाराणा प्रताप से। ये वापस इलाहाबाद चला जाता है, फिर से जो है ये विद्रोह कर देता है कि भाई मैं न मान रहा, तो इस बार इलाहाबाद चला गया। फिर थोड़े दिन वहाँ वापस आके 1604 में माफ़ी मांग लेता है बापू से, बापू माफ़ कर दो। बापू ने फिर इसको माफ़ कर देता बापू। इस प्रकार से 1604 में आके माफ़ी मांग लेता है। और 1605 जो है आधी रात को अकबर जो है वो मर जाता है। किसकी वजह से?
अतिसार रोग की वजह से ये मर जाता है। इसको सिकंदराबाद आगरा में जो है वहाँ पर दफना दिया जाता है अकबर को, ठीक है। इस प्रकार से अकबर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शहजादा सलीम जो है बाद में जहांगीर के नाम से दिल्ली का राजा बन जाता है, मुगल साम्राज्य का राजा बन जाता है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि अकबर के कौन कौन से विद्रोह हुए, है ना। फिर सलीम का विद्रोह हो जाता है, शहजादा सलीम। फिर इस प्रकार से अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब अकबर के द्वारा जो कार्य किए गए थे, उसकी जो नीतियाँ थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो राजपूत नीति है ना, राजपूत नीति, ये हम देख लेते हैं। अकबर ने क्या किया था, जो भी राजपूत राजा हुआ करते थे, खासतौर से राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, थोड़े से अगर आप देखें तो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी राजपूत राजा ही हुआ करते थे। तो इन लोगों से क्या किया इन्होंने, इसने एक अपने पक्ष में करने की इसने नीति अपनाई, है ना। एक कोऑपरेटिव नीति इसने अपनाई, यानी सबसे ज़्यादा इन्होंने विवाह के द्वारा, विवाह संबंधों के द्वारा इसने उन राजाओं को अपने पक्ष में करा ठीक है। और बहुत सारे जो राजा थे उनको इसने ऊंचे ऊंचे पद भी दिए। जैसे अगर देखा जाए, राजा मानसिंह हो गया, राजा भगवंत दास मानसिंह के पिता जो, उनको बहुत बड़े बड़े मनसबदार जो है इन्होंने बनाए गए थे, ठीक है। मनसबदार कौन होता था, मनसबदार एक पद हुआ करता था अकबर के दरबार में, यानी जिसका जितना बड़ा पद, जितना बड़ा मनसब दिया जाता था, 1000 का मनसब, 5000 का मनसब, 10,000 मनसब, तो जितना बड़ा मनसब होता था उतना बड़ा उसका पद माना जाता था। तो ये अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मनसबदार जो है वो पद हुआ करता था उसके दरबार में, है ना। इसमें जात और सवार फिर दो हुआ करते थे। जात जो था वो उसका व्यक्तिगत पद हुआ करता था कि हाँ कितना बड़ा वो उसका दरबार में ओहदा है, और सवार मतलब उसको कितने घुड़सवार रखने पड़ते थे ये, ठीक है। अब 1564 में ये क्या कर देता है, जजिया कर समाप्त कर देता है अकबर, कि भैया जजिया कर जो है हिंदुओं से कोई नहीं लेगा। और 1563 में ये तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर देता है कि जो तीर्थ यात्रा कर लिया जाता है हिंदुओं से, वो कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अकबर को ये बात साफ पता चल गई थी कि अगर भारत में शासन किया जा सकता है तो यहाँ की मैक्सिमम जनता जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो कोई दूसरे धर्मों से संबंधित है। तो मैं यहाँ पर अगर आसानी से शासन कर पाऊँगा तो मुझे क्या वही नीति अपनानी पड़ेगी, धम्म वाली नीति, भेरी घोष वाली नीति से काम हालांकि नहीं चलेगा। हालांकि देखिए वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक दोनों अपनी नीति इसने अपनाई है अकबर ने, पर इसे पता लग गया था कि यहाँ के लोगों से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी मैं जो है यहाँ के लोगों का दिल जीत पाऊँगा और आसानी से शासन कर पाऊँगा। ये इसकी एक बुद्धिमत्ता थी। हालांकि देखिए ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया था फिर भी। तो अकबर क्या करता है, जो राजपूत राजा होता है उनसे अच्छी अच्छी नीति मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनको दरबार में अच्छे अच्छे ऊंचे पद देता है, उनसे विवाह संबंध स्थापित करवाता है। और जो जैसे इसको लगा कि जजिया कर जो है वो नहीं लिया जाना चाहिए हिंदुओं से, तो उसको समाप्त कर देता है। तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त करवा देता है। इस प्रकार से ये हिंदू लोगों को भी थोड़ा सहायता इस प्रकार से वो प्रदान करता है, थोड़ा उनको रिलीफ प्रदान करता है। इनने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे। जैसे सबसे पहले अगर किसी राजपूत राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित करे तो वो जयपुर के राजा थे भारमल ने अपनी पुत्री जो है उसका विवाह किया था अकबर से सबसे पहले। उसके बाद में जैसलमेर, बीकानेर जो है वहाँ के राजाओं ने भी अपनी राजकुमारियों की शादी करना शुरू कर दी अकबर के साथ या अकबर के पुत्रों के साथ। इस प्रकार से देखा जाता है कि 1585 ईस्वी में शहजादा जो सलीम था उसका विवाह किसके साथ हो गया, जो राजा भगवान दास या भगवंत दास जो था उसकी पुत्री से हो जाता है ना, उसकी पुत्री से हो जाता है। और इस नीति से अकबर ने समस्त राजपुताने को ये क्या कर लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है। हालांकि मेवाड़ जो राज्य होता है वो कोई वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं करता है मुगलों से। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बनता है अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह के काल में जो है मुगलों से संधि हो भी जाती है, परंतु उस संधि में भी ये बात रहती है कि हम जो है मुगलों से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और ये मेवाड़ जो है ये विरोध करता है, इसी वजह से मेवाड़ पर चढ़ाई भी करनी पड़ती है। मेवाड़ की राजधानी होती थी ना चित्तौड़, तो चित्तौड़ पर चढ़ाई भी करनी पड़ती है ना। हालांकि चित्तौड़ का जो संघर्ष होता है उसमें मानसिंह और जो अन्य राजपूत योद्धा थे उन्होंने किसका साथ दिया था, अकबर का ही साथ दिया था, है ना। इसने सहकारिता की नीति देखिए अपनाई थी। और ये सहकारिता की नीति जो है वो कौन छोड़ देता है, औरंगजेब जो है वो आके सहकारिता की नीति छोड़ देता है, वो धर्मांध नीति अपनाता है। उसकी वजह से देखिए मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लग जाता है औरंगजेब के ही काल में। जो महाराणा प्रताप है उसको समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 दूत भेजे गए थे कि जाओ और आप महाराणा प्रताप को जाके समझाओ कि आप जो है मुगल साम्राज्य के साथ संधि कर लो, शांति की संधि हो जाएगी। तो देखिए सब आपके आसपास के राजा जो हैं उन्होंने संधि जो है वो कर ली है, तो आप भी कर लीजिए मुगल साम्राज्य के साथ में। तो सबसे पहले जलाल खान कोरची नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था दरबार में, उसको भेजा जाता है
महाराणा प्रताप के पास में। तो महाराणा प्रताप ये जाता है महाराणा प्रताप के पास में, महाराणा प्रताप अच्छी खासी इसके अवगत करते हैं और जलाल खान को भेज देते हैं। सॉरी, जलाल खान को बोलते हैं कि खान साहब खाना पीना तो आप खाओ, बढ़िया से रेस्ट करो 2-4 दिन, जितने दिन आपको अच्छा लगे यहाँ पर घूमो फिरो, और आप तो जाओ और अकबर को जाके अपने बादशाह को बोल दो कि महाराणा प्रताप जो है, प्रताप तो आज संधि करेगा ना कल संधि करेगा, हम तो जो है अपना स्वतंत्र जी लेंगे। ठीक है। उसके बाद में अकबर समझदार आदमी था, अकबर ने बोला चलो कोई नहीं, इसकी बात नहीं माननी होगी, ये मुस्लिम आदमी होगा, उसको बुरा लग गया होगा। एक काम करते हैं, एक दूसरे राजपूत को भेजते हैं कि राजपूत जो है उसको समझा पाए। तो मान सिंह को भेजा जाता है। तो मान सिंह उस काल में राजा नहीं होता है, मान सिंह उस काल में सिर्फ युवराज ही रहता है ना। तो राजा ये नहीं रहता है, तो ये कुंवर या युवराज ही रहता है। तो मान सिंह को भेजा जाता है महाराणा प्रताप से मिलने के लिए। हाँ, तो इसमें की कहानी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो जब मान सिंह को भेजा जाता है तो महाराणा प्रताप की ओर से अमर सिंह को भेज दिया जाता है। अमर सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र, युवराज होने वाले राजा। क्योंकि देखिए इधर से अगर कोई युवराज आ रहा है तो इधर से कौन जाएगा? युवराज जाएगा। अगर देखिए विदेश मंत्री कोई आता है तो अपना भी विदेश मंत्री जाता है ना, अपना कोई दूसरा विदेश मंत्री आता है तो भारत के प्रधानमंत्री उसको मतलब सामने थोड़े जाता है उसको मिलने या उससे बात करने। कौन जाता है? उसके समकक्ष जो होता है। तो ये देखिए कहीं का युवराज है तो महाराणा प्रताप ने भी युवराज को भेज दिया अमर सिंह को। अब अमर सिंह वहाँ जाते हैं मान सिंह के पास में, और मान सिंह को जाके बोलते हैं कि मान सिंह वहाँ जाते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे होते हैं। और मान सिंह पूछता है बाद में कि अमर सिंह अच्छा महाराणा प्रताप कहाँ, बापू कहाँ तुम्हारा? तो बापू ये अमर सिंह कहता है बापू तो नहीं आया, मुझे भेजा है बात करने के लिए। तो मान सिंह को बुरा लग जाता है कि मैं यहाँ आया हूँ बात करने के लिए, वो तो आया भी नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से बाद में पता लगा। फिर भी अकबर सोचता है कि चलो कोई नहीं, इस बार वो राजा नहीं था। तो फिर उसके बापू को भेजा जाता है, मान सिंह के बापू भगवान दास को। इस बार भगवान दास से मिलने महाराणा प्रताप आते हैं और बात करते हैं, और भगवान दास को भी जो है मना कर देते हैं कि भाई हम तो संधि नहीं करेंगे। उसके बाद राजा टोडरमल को भेजा जाता है, टोडरमल को भी मना कर दिया जाता है कि हम संधि नहीं करेंगे। इसके बाद में 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर हमला कर दिया जाता है और चित्तौड़ को जीत लिया जाता है मुगलों के द्वारा। उसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें किसी भी पक्ष को निर्णायक जीत जो है प्राप्त नहीं होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए इसका धार्मिक विकास जो है, अकबर के काल में धार्मिक विकास कुछ चरणों के अंतर्गत होता है। जो शुरुआत वाला चरण होता है, देखिए अगर इसके ओवरऑल देखा जाए तो ये धार्मिक सहिष्णुता का पालन ये करता है अकबर अपने पूरे राज्यकाल में। परंतु इसका जो काल है उसको मोटे मोटे तौर पर 3 जो है कालों में बांटा जा सकता है। एक तो 1556 से लेकर 1575 वाला काल। इस काल में अकबर जो है वो कट्टर इस्लाम धर्म का अनुयायी होता है, 5 बार नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, ये सब काम ये क्या करता है। मुल्ला मौलवी होता है, उनका बड़ा सम्मान क्या करता है, सारा काम ये करता है। हालांकि इस काल में भी धार्मिक दृष्टि से एसेंशियल तो नहीं था, परंतु ये क्या था कि अपने धर्म का खूब पालन कर रहा था, 5 वक्त की नमाज पढ़ना इस प्रकार से। ठीक है। और इसी काल में राजपूत नीति अपनाता है अकबर। ठीक है। इस काल में उसका जो है धर्म क्या हुआ करता था, उसका व्यक्तिगत मामला होता था, और राजपूत नीति उसकी राजनीति से प्रेरित हुआ करती थी। ठीक है। अगला काल देखते हैं, दूसरा काल में जो है थोड़ा धार्मिक क्रांतिकारी काल इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है कि अकबर जो है अपना खुद का एक धर्म चलाता है, दीन इलाही, और इबादत खानों की स्थापना ये करवाता है, और जो दीन इलाही है उसको राजकीय धर्म भी घोषित कर देता है। ठीक है। अब देखिए दीन इलाही क्या था। दीन इलाही था एक धर्म जो है अकबर ने अपना बनाया, एकेश्वरवाद का धर्म इसने बनाया था, कि अलग से एक धर्म बना दिया था उसने। क्या किया तो सारे धर्मों के अच्छे बातें लेके वो दीन इलाही नाम का धर्म ये बना देता है। पर हालांकि उसको बहुत सारे लोग, कुछ ज़्यादा लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर इबादत खाने कहाँ देखिए, इबादत खाने क्या हुआ करते थे, यहाँ से क्वेश्चन बन गया था एक बार यूपीएससी में। इबादत खाने क्या हुआ करते थे कि जैसे आप समझ लो कोई एक कक्ष हो गया, उसमें क्या होता है, यहाँ पर सम्राट बैठ गया और यहाँ पर देखिए और लोग बैठ गए, जो भी धर्म के ज्ञाता हैं वो लोग बैठ जाते थे, और अकबर उनसे चर्चा किया करता था, फिर धर्म के मुद्दों पर बात किया करता था। तो शुरू में इस इबादत खाने में क्या था कि सिर्फ मुसलमानों को ही आज्ञा दी जाती थी आने की। उसके बाद में देखिए इसमें हिंदुओं को, बौद्ध लोगों को, ईसाइयों को, जैन लोगों को, सबको इसमें आ जाने की इसको छूट दे दी गई थी। और हिंदू धर्म जो है उससे ये प्रभावित हो जाता है बाद में। और देखिए शुक्रवार को ये मांस खाना छोड़ देता है, पशु बलि और ये मुल्लाओं पर ही नियंत्रण रखने का ये प्रयास शुरू कर देता है कि भाई कोई पशु बलि वगैरह नहीं देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इस्लाम धर्म से बाद में बाहर निकल के बहुत सारे धर्मों के प्रभाव में ये आ जाता है, खासतौर से हिंदू धर्म के प्रभाव में आ जाता है। तो इबादत खाना आपने समझ लिया। देखिए इबादत खाने में कुछ विद्वान भाग लेते थे। यहाँ पर आपको ये विद्वानों का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन किस धर्म से आता था, याद रख वो होता था। आप ये समझिए
कि इसमें हर धर्म के विद्वान जो है वो शामिल हो सकते थे बाद के दिनों में। जैसे मुस्लिम विद्वान है मुल्ला अब्दुल नबी, हिंदू विद्वान पुरुषोत्तम और देवी, जैन विद्वान जैसे हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी। इनमें से जो इस सूरी, एक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिनके नाम के आगे लगे ना सूरी, सूरी जिसके आगे नाम के लगा हो समझ लेना कि ये जैन विद्वान है। पारसी विद्वान भी दस्तूरजी, मेहरजी राणा, ईसाई विद्वान भी देखिए एक्वा बीबा और मोन्सेरोट। इस प्रकार से हर धर्म के अनुयायी जो है उसमें शामिल हुआ करते थे। अब आ जाते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे थे कि अगर अकबर ने ये कार्य किए कि नहीं किए, पीसीएस में भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाए, यूपीएससी में भी कोई भरोसा नहीं है, यूपीएससी का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो देखिए दास प्रथा का इसने अंत किया, हरम दल से ये मुक्ति प्रदान कर देता है, तीर्थ यात्रा कर्ज हो समाप्त कर देता है, जजिया कर समाप्त कर देता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाता है और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरण ये करवा देता है, जागीरदारी प्रथा का अंत ये करवा देता है, इबादत खाने की स्थापना ये करवाता है और इबादत खाने में सभी धर्मों को ये अनुमति दे देता है, महजर की घोषणा ये करवा देता है, दीन इलाही की स्थापना करता है, दीन इलाही धर्म ना, और वहीं से ये इलाही संबत भी चलाता है। अब देखिए आपको बाकी सब चीज़ें पता है, एक तो जागीरदारी प्रथा के बारे में आपको नहीं पता, इबादत खाने के बारे में पता, एक महजर या मजहर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जागीरदारी प्रथा क्या हुआ करती थी कि कुछ जो दरबार में कार्य करने वाले या जो अधिकारी हुआ करते थे उनको अकबर क्या करता था, जागीर दे दिया करता था कि भैया आपकी सैलरी के बदले मैं आपको ये जागीर दे रहा हूँ, इस जागीर से जो कर वसूल होगा आपको वो आपकी सैलरी हो जाया करती थी। परंतु होता क्या था कि ये जागीरदार लोग जो है इस अकबर को लगता था कि इससे वहाँ पर जो है ये व्यक्तिगत रुचि लेंगे, वहाँ की कृषि वगैरह में और चीज़ों में पर ये रुचि नहीं लेते हैं, बस जितने दिन रहें भाई अपना, इससे पहले कि ट्रांसफ़र हो मैं यहाँ पर जितना लूट सकूँ उतने लूटने में ध्यान देता था। तो ये जागीरदारी प्रथा का फिर अकबर अंत कर देता है। तो देखिए जागीरदारी, ये एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि जागीरदारी और जमींदारी इनमें क्या फ़र्क है। तो देखिए जागीरदार में जो क्या था, जो जागीर होती थी जिस जागीरदार की, उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता था, मगर ज़मींदारी व्यवस्था में ज़मींदार का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़मींदार जो था उसकी तो खुद की ज़मीन थी ना, वो बपोती उसकी हुआ करती थी, अपने विरासत में मिली हुई। ठीक है, अब मजहर में क्या हुआ करता था, मजहर की घोषणा में अकबर ने यह कह दिया था 1579 में कि अगर कोई भी विवाद होता है मेरे देश में और उस विवाद का कोई सल्यूशन नहीं निकल पाता है किसी और की वजह से, कानून में भी नहीं है, मुल्ला जी कह दिया तो भी नहीं मान रहा कोई, तो जो मैं कहूँगा वो लोहे की लकीर होगी, यानी जो मैंने कह दिया फिर वही बात लागू हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। मैं कहूँगा ऐसा तो ऐसा, मैं कहूँ दिन तो दिन और मैं कहूँ रात तो रात, वो वाली बात हो जाती है इस मजहर की घोषणा में। ठीक है, आगे चलें। अब जो है आ जाता था तीसरा काल। इसमें अकबर जो है तो पूर्ण रूप से दीन इलाही जो धर्म था उसमें ये उसका आदि ये हो जाता है। और जैसे कि बदायूनी लिखता है, इसका दरबारी कवि होता है बदायूनी जो है वो लिखता है कि इस धर्म के प्रति निष्ठा यानी इस्लाम धर्म के प्रति जो है अकबर की निष्ठा कम हो गई थी इस काल में आते आते, और उसने बहुत सारे इस्लाम विरोधी कार्य भी किए। परंतु हम ये नहीं मान सकते कि यार इतना महान आदमी जो सब धर्मों से ऊपर उठ गया हो वो कोई एक धर्म के प्रति गलत काम करेगा, ये तो नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ये कि दीन इलाही। तो 1500 अकबर में अकबर जो है सभी धर्मों के गुणों का ये संग्रह करता है और एक दीन इलाही या तौहीद इलाही या तकहीद इलाही भी इसे कहते हैं, या देवी एकेश्वरवाद भी इसे कहते हैं, डिवाइन मोनोथेइज्म नामक धर्म की स्थापना कर देता है। और अबुल फजल जो था इसका दरबारी, वो इसका प्रधान पुरोहित हुआ करता है और हिंदुओं में सिर्फ और सिर्फ बीरबल जो है इसे स्वीकार करता है। देखिए इस धर्म में दीक्षित होने के लिए एक संस्कार प्रचलित था। एक मिनट में पानी पी लूँ। होता क्या था कि जिसको भी दीक्षा लेनी है इस धर्म की, वो व्यक्ति जाएगा सम्राट के सामने और अपनी पगड़ी उतारेगा और सम्राट के चरणों में रख देगा, और फिर सम्राट वो पगड़ी वापस उठाएंगे और वो पगड़ी उसके सर पर रख देंगे, उसे एक शास्त्र प्रदान करेंगे। उस शास्त्र पर लिखा होगा परम नाम, जिस पर लिखा होगा अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है गॉड इज़ ग्रेट। ठीक है, वो उस पर लिखा होगा और इस प्रकार से जो है वो दीक्षित हो जाता है धर्म में। और इसमें जो दीक्षा मिलती है नवदीक्षित व्यक्ति को, वो दीक्षा ये मिलती है कि जो पवित्र और दिव्य दृष्टि है वो कभी कोई गलत कार्य नहीं करती है। ये है इलाही दीन इलाही धर्म। बीरबल हिंदुओं में सिर्फ इसे स्वीकार करता है, बहुत ही कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न। तो सबसे पहले जो है वो है बीरबल। बीरबल जो है इनका जन्म हुआ था कालपी में 1528 ईस्वी में, और इसका वास्तविक नाम हुआ करता था महेश दास। महेश दास जी जो है वो अपने वाक्पटुता और कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये बहुत अच्छा बोलते हैं और इनसे किसी भी तरीके का सवाल पूछो, ये हर सवाल का इनके पास जवाब
होता था। अकबर बीरबल की देखिए जो कहानियाँ भी प्रचलित हैं वो इसी से संबंधित है। यही एक बीरबल है और यही अकबर है, जो अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी। 1586 ईस्वी में यूसुफ जाई जो है वो उन लोगों के हमले में ये मारा जाता है बीरबल। और टोडरमल जो है ये भी एक राजा होता है। इसका मुख्य योगदान टोडरमल का रहता है भू राजस्व व्यवस्था में रहता है। ये इसका दीवान रहता है ना, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन था, टोडरमल उस काल में रहा करता था। जब्ती व्यवस्था का ये प्रवर्तक। जब्ती व्यवस्था मतलब रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ना, कि भूमि का नाप जोख करवा के फिर उसको जब्ती व्यवस्था भी कहते हैं। फिर कर निर्धारित करना, दहसाला पद्धति इसने लागू की थी। दहसाला मतलब 10 साल का ये रिकॉर्ड निकलवाता था। 10 साल में कौन कौन सी खेतियाँ हुई और कितना उत्पादन हुआ, फिर उसके आधार पर जो है कर निर्धारित किया जाता था। तो देखिए कितना अच्छा काम है उस टाइम पे भी कर रहा था। अब आ जाते हैं तानसेन पे। ये अकबर के एक राजकवि होते हैं, सबसे मतलब एक प्रसिद्ध संगीतकार भी ये हुआ करते हैं। और इसके काल में जो है ध्रुपद गायन शैली का विकास होता है। ध्रुपद जो है गायन की एक शैली है, शास्त्रीय शैली होती है ये। इसमें सबसे पहले के टाइम में तो शुरुआत में भगवान से संबंधित इसमें संस्कृत में भी दोहे इसमें होते थे, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी इसमें होता था। और भगवान के जो है गायन किया जाता था भगवान के लिए। बाद में जो है वो सम्राट के लिए भी गायन किया जाने लगा। और ये तानसेन जो है ये पहले जो है अपने ग्वालियर के महाराजा मान सिंह के दरबार में रहते हैं। फिर रीवा के महाराजा जो होते हैं उनके दरबार में चले जाते हैं। वहाँ से अकबर इन्हें बुला लेता है अपने दरबार में। एक है मुल्ला दो प्याजा, ये अरब का रहने वाला था और ये भी अपनी वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अब है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाना जो है बैरम खां, जो मैंने आपको बताया अकबर का संरक्षक हुआ करता था, उसका पुत्र हुआ करता था अब्दुल रहीम खाना। खाना की उपाधि जो है अकबर ने उसे प्रदान करी थी। और ये हिंदी और फारसी का प्रसिद्ध या प्रकांड विद्वान ये हुआ करता था। और सलीम जो है उसका गुरु भी इसे माना जाता है, शहजादा सलीम, जो कि आगे जाके जहांगीर के नाम से राजा बनता है। और यही अब्दुल रहीम खाना है, यही है रहीमदास जी। रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये वाला जो आपने दोहा सुना होगा बचपन में, वो इन्हीं अब्दुल रहीम खाना या रहीमदास जी ने लिखा हुआ था। ठीक है। फिर है हकीम हुमाम नाम से एक था, वो शाही पाठशाला का प्रमुख हुआ करता था और टीचर हुआ करते थे मार्सा भी, और घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे अकबर के। फिर है अबुल फजल, ये भी प्रसिद्ध कवि होते थे। अकबर नामा जो है अबुल फजल ने लिखी है। और अकबर नामा जो है उसी का एक पार्ट है आईन अकबरी। आईन का मतलब होता है संविधान। तो आईन अकबरी में अकबर के शासन के बारे में लिखा हुआ था, आईन अकबरी में उसके नियम कायदों के बारे में। ठीक है। शेख मुबारक का पुत्र ये था और 1602 में सलीम के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला जो है इसकी हत्या करवा देता है। अपने इतने प्रिय जो है उसकी हत्या करने के बाद भी अकबर अपने बेटे को माफ़ कर देता है। एक है राजा मान सिंह, ये प्रसिद्ध राजपूत सेना नायक हुआ करता था। राजा भगवंत दास का पुत्र था। जयपुर का जो राजा हुआ करता था उसका उस टाइम तो आमेर कहा जाता था। ठीक है। और हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है तो मुगल सेना का नेतृत्व यही राजा मान सिंह कर रहा होता है। फिर एक होता है फैजी। ये जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल का ये बड़ा भाई होता है फैजी। ये भी कवि और साहित्यकार होता है और गणित की पुस्तक जैसे लीलावती और इस प्रकार से अनेक ग्रंथों का ये फारसी में अनुवाद करवाता है। ये आपको याद रख लेना कि लीलावती जो है उसका हिंदी में फारसी में अनुवाद कौन करवाता है, फैजी करवाता है ना। फैजी करता है और अकबर के दरबार में ये था और अकबर करवाता है। ठीक है। ये हमने देख लिया अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो हमने अकबर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद में देखिए किस प्रकार से 1556 के द्वितीय पानीपत के युद्ध में हेमू को मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना अकबर कर लेता है। और अकबर के बाद में ही भारत में थोड़ी शांति आ पाती है थोड़े दिनों के लिए, जितने साल तक ये शासन करता है। हालांकि फिर तो मुगल साम्राज्य अच्छा जम जाता है। औरंगजेब तक जो है, औरंगजेब के शासनकाल तक भारत में शांति थोड़ी सी बनी हुई रहती है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे आगे शहजादा सलीम जो कि जहांगीर के नाम से राजा बनता है उसके बारे में। फिर औरंगजेब के बारे में देखेंगे, शाहजहां जो औरंगजेब है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो है अकबर के जो पूरा मुगल साम्राज्य है उसकी नीतियाँ वगैरह सब देख लेंगे कि हाँ उस काल में प्रशासनिक जो है कार्य किस प्रकार से हुआ करते थे, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सब हम देख लेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, उस पर यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह आपको देनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।